This is A.S. Pandit here, and today we are going to continue with the medieval history। और आज हम medieval history से मूव करते हुए मुगल वाले पार्ट के एक एक राजा को मिलते हुए हम मिलेंगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से, जहां से मेन ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी। तो अब कनेक्शन हम बना के चल रहे हैं कंटिन्यूसली। लास्ट क्लास पे हमने छोड़ा था हुमायूं जब फिसल गए थे अपनी लाइब्रेरी में। उस लाइब्रेरी में फिसलने के बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी, जिसका फायदा हेमू विक्रमादित्य ने उठाया था और अटैक किया था। अटैक करके कुछ टाइम के लिए वहां पे अपना कब्जा बनाया था। लास्ट हिंदू एम्परर वाज हेमू विक्रमादित्य। 1556 की बात हो रही है। अकबर तब तक वहां से आ चुका था। कहां से आ चुका था? अमरकोट से वापस आ चुका था दिल्ली। यहां पे हुई थी लड़ाई जिसको हमने बोला था बैटल ऑफ पानीपत। आपको मैंने समझाया था 1556 में ये बैटल हुआ था नंबर 2 का। यहां पे अकबर ने अंडर गाइडेंस ऑफ बैरम खां हरा दिया था हेमू विक्रमादित्य को। उसकी आंख में जाके तीर लगा था और अकबर को यहां पे राजा घोषित कर दिया गया था। तो मतलब हम कंटिन्यू करेंगे 1556 से आने वाला टाइम पीरियड 1605 तक का मान लो, तो ऑलमोस्ट 50 साल का टाइम पीरियड था जो ये मिस्टर अकबर ने रूल किया था। देखो, इतना लंबा पीरियड अकबर इसलिए रूल कर पाए क्योंकि इस बंदे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, जो दिमाग था और जो लोगों के साथ चलने वाली नेचर थी, वो बहुत अच्छी थी। लोग इसको सपोर्ट करते थे। मैंने आपको हमेशा से समझाया है, हिस्ट्री के अंदर हमेशा देखा गया है, जब भी कभी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला इंसान हिस्ट्री में आया है, उस परेशानी की वजह से लोग परेशान हुए हैं और उन्होंने उसको हटाने का हल ढूंढा है। वो लोग उसकी प्रजा भी हो सकते हैं, जो लोग रहते हैं उस एरिया में, उसके ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जो काम करते हैं उसके ऑफिस के अंदर, मतलब जो भी किंग का ऑफिस होता है, जो भी उसका सिस्टम होता है, उसके अंदर जो काम करते हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। अकबर के साथ ऐसा कुछ खास था नहीं और छोटी मोटी जो परेशानी थी वो भी अकबर ने दूर कर दी थी। अब हम बात करते हैं अकबर के साथ कैसे कैसे सिस्टम चला था। अगर मैं आपको अकबर का सिस्टम बताऊं तो 1556 में ये भाई साहब आ चुके थे। इन्होंने हेमू विक्रमादित्य को हरा के 1556 के अंदर अपना राज तिलक कराया था। बट उस टाइम पे इनकी जो एज थी वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 14 साल एज थी, क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुआ था, वो 1542 में हुआ था। 1542 में अमरकोट में हुआ था, मैंने आपको समझाया। और 1556 में राजा बनना पड़ा। लेकिन बच्चा जब होता है तो उसके पास इतना दिमाग नहीं होता। बचपना तो होता ही है ना, भले आप इंटेलिजेंट हो बहुत गजब के, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक छोटे बच्चे की कम होती है। इसलिए बैरम खां ने 1556 से, अगर हम बात करें 1556 से 1560 तक बैरम खां का पूरा सपोर्ट था। 1556 से लेकर ये हो गया 1560 तक का बैरम खां का बहुत अच्छा सपोर्ट था। अकबर को समझाते थे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। He was, you can say that, a guardian cum advisor of अकबर। रूल करने का तरीका, कैसे आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग, एवरीथिंग he was giving to him। बट पॉइंट क्या होता है, अकबर का एक नेचर थी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम टीनेज के अंदर होते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स तक की बात सही नहीं लगती। हमें लगता है यार हम रोक रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं हमें करने नहीं चाहिए। बात को समझते रहना, जो समझाना चाह रहा हूं उसी चीज पे रहना। अपने घर की बातें रिकॉल मत करने लग जाना। अकबर को भी ऐसे ही लगता था, जब बैरम खां उसको कुछ बोलता था कि ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, तो उसको लगता था यार ये इरिटेशन होता था। बट ठीक है, वो समझ जाता था कि ठीक है वो सही बंदा है, बता रहा होगा सही बात। तो अकबर को इरिटेशन तो होता था, लेकिन वो इरिटेशन वो अपने आप डाइजेस्ट कर लेता था। इट्स फाइन, लेट्स गो विद दैट, छोड़ देता था और फिर काम करता था। अब अकबर की एक, आप समझ लो, हेड नर्स हुआ करती थी, ऐसे मान लो केयर टेकर टाइप, महामंगा उसकी एक नर्स हुआ करती थी, उसकी केयर टेकर हुआ करती थी। और महामंगा अकबर का ध्यान रखती थी एक्चुअली। अब क्या था, महामंगा का खुद भी एक बेटा था जिसका नाम था आलम खां। महामंगा का खुद का एक बेटा था। कब से कब की बात कर रहे हैं हम, 1556 में अकबर आ चुका है। 1556 से 1560 के बीच की पीरियड की बात हम कर रहे हैं, जिस समय अकबर राजा है लेकिन दिमाग और काम कराने वाला बंदा बैरम खां है। महामंगा को ये चीज थोड़ी सी ऐसी लगती थी कि यार अकबर बच्चा है,
मेरा लड़का बड़ा है, आदम खां बड़ा है, तो एक काम करते हैं यार, ये बच्चे को हटा के इसको राजा बनाया जाए, ये कैपेबल है, हैंडल कर सकता है, ये बैरम खां क्या यहाँ पे दिमाग लगा रहा है फालतू का। तो महामंगा को ये सिस्टम समझ में नहीं आता था, उनको लगता था यार बैरम खां फालतू में यहाँ पे अपना दिमाग चला रहा है, अकबर वैसे भी कुछ काम करता नहीं है, बच्चा है, उसको कुछ कराया जाता नहीं है, इससे बेटर मेरे लड़के को बना दो भाई, वो सब कुछ हैंडल करेगा, ऐसा महामंगा को लगने लगा था। महामंगा कौन था? कौन थी? उसकी नर्स थी, किसकी? अकबर की केयरटेकर थी, यू कैन कंसीडर हर लाइक दैट, फाइन। बट ये पॉसिबल तो है नहीं, तो महामंगा ने क्या सोचा, कुछ दिमाग लगाते हैं, जब तक बैरम खां यहाँ पे है तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि मेरा बेटा यहाँ पे सिंहासन में बैठे या उसका दिमाग चले, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो महामंगा ने अकबर का ब्रेन वॉश करना शुरू किया अगेंस्ट बैरम खां। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, कहानी है जोधा अकबर देखी होगी ना आपने, काफी चीजें उसमें ठीक थी बट काफी चीजें उसमें ठीक नहीं भी थी। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं हमारे लिए वो चीज ठीक है, फाइन, जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं हमारे लिए दैट इज द थिंग विच वी हैव टू स्टडी, और याद करना है हमें वही चीज। महामंगा ने अकबर का ब्रेन वॉश करना शुरू किया अगेंस्ट बैरम खां। अब अकबर बच्चा था, बचपन में आपको कोई चीज से इरिटेशन होता है, उस चीज में कोई बंदा आपको सपोर्ट कर दे जो आपको पहले से ही प्यार करता है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा डिवोट हो जाते हो ना, आप डाइवर्ट हो जाते हो, तो अकबर भी डाइवर्ट हो गया। महामंगा ने उससे बोला अकबर से कि भाई ऐसा है, ये 3-4 कंडीशन रखो बैरम खां के सामने और बैरम खां को यहां से दूर भेजो, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे, तब जाके तुम कुछ आगे बढ़ पाओगे, अपना दिमाग लगा पाओगे। अकबर बच्चा था, 14 साल का, तो बच्चा ही होता है ना, तो उसने बैरम खां को बोल दिया भाई अंकल जी आप जाओ, नमस्कार, घूम के आओ, थोड़ा हज वज करके आओ, यात्रा करके आओ थोड़ी। तो बैरम खां समझ गया एक्चुअली कि क्या सीन चल रहा है, बट क्योंकि अकबर ने बोला था तो जाना तो था, तो बैरम खां ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। वो चले गए अपनी यात्रा पे। अब रास्ते में कुछ ऐसा बोला जाता है, बुक्स में लिखा है कि कुछ अफगानियों ने अटैक किया और बैरम खां को मार दिया, वापस वो कभी आए नहीं बैरम खां। 1560 में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1556 से 60 तक बैरम खां के सपोर्ट में अकबर रूल कर रहे थे। 1560 में बैरम खां निकल गए, अब अकबर तो बच्चा ही है 14 साल का। 1560 से 1562 का जो पीरियड आया, इस पीरियड में दिमाग चलाने वाली जो बंदी थी वो थी महामंगा, उनका दिमाग चल रहा था इस पीरियड में। जो समझ लो प्राइम मिनिस्टर का वर्क कर रहा है, पूरा दिमाग लगा के पूरा रूल चला रहा है, शी वॉज महामंगा। वो अपना पूरा दिमाग लगा के इन 2 साल तक गवर्नमेंट चला रही थी मुगल की, ऐसे मान लो। इस पीरियड को इसीलिए बोला जाता है, इस पर्टिकुलर पीरियड को इसीलिए बोला जाता है, दिस इज, यू कैन से दैट हरम गवर्नमेंट। हरम गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पे जो रूल चलाने वाला इंसान है, एक तो वो फीमेल कैरेक्टर है, या फिर मुगल की, जब मुगल का रूल पीरियड होता था वहां पे कुछ ऐसे लोग होते थे जो ट्रांसजेंडर्स होते थे, तो इस गवर्नमेंट को इसीलिए पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, हरम गवर्नमेंट को। कौन से पीरियड में ये गवर्नमेंट थी? 1560 से 62 के पीरियड के बीच में यहां पे जो रूल चला था वो दिमाग चलाने वाली महामंगा थी। 1562 के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि आदम खां को कहीं अटैक करने भेजा गया मालवा, जहां पे उसने काफी उद्दंड मचाया, काफी परेशान किया, अकबर को पसंद नहीं आई काफी चीजें, और अकबर के कहने पे उसको मारा गया। अब पॉइंट ये हुआ कि जब वो मर गया आदम खां, उसकी न्यूज अकबर ने खुद जाके महामंगा को दी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होके कुछ दिनों में चल बसी। मतलब 1556 से 60 तक राजा अकबर ही था, दिमाग बैरम खां का था। 1560 से 1562 में अकबर का कुछ भी नहीं था, कहने को अकबर था लेकिन पूरा का पूरा मेंटल और दिमाग और सारी की सारी स्ट्रैटेजी महामंगा के कहने पे चल रहा था। 1562 में आदम खां के जाने के बाद महामंगा उस चीज को झेल नहीं पाई और वो भी थोड़े दिनों में चल बसी। 1562 के बाद अकबर फिर से आ गया 1563 से अपना। अब अकबर के पास कोई सपोर्ट और दिमाग देने वाला बंदा था नहीं, और अकबर की एज भी अब 56 से 62 तक के पीरियड के बीच में 6 साल बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब 20 साल का बंदा काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, उसके पास इतना दिमाग होता है, वो एडल्ट हो चुका होता है। तो इसका मतलब अब पॉइंट ऐसा हो गया कि अब पीरियड आ गया अकबर का 1563 वाला। वहां से अकबर ने अपना अब काम करना स्टार्ट किया। अब अकबर क्योंकि बहुत ज्यादा था इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा था दिमाग वाला बंदा, उसने पुरानी हिस्टोरिकल चीजें देखी थी। उसने ये देखा कि अगर मैं अटैक करके लोगों को समझाऊंगा, मैंने आपको बताया था किंग क्या करते, एक्सपैंड करते।
अटैक करते हैं, मार देते हैं, खराब करते हैं चीजें और दूसरे की जगह कब्जा लेते हैं। अकबर ने कहा यार ऐसे करूंगा ना तो टेम्परेरी रहेगा, ऐसे करूंगा तो टेम्परेरी रहेगा, पावरफुल मैं हूं। ऑब्वियसली बात, जिस बंदे में पावर है तो उसको तो पावर मिली है, हमेशा से उसके पास थी और उसने अपना दिमाग लगा के और बढ़ा ली। ठीक, अब अकबर को ये लगा कि यार अगर मैं ऐसा काम करूं, कैसा काम, अगर मैं एक काम करूं, अटैक ना करूं लोगों को, एक लोगों को पॉलिसी बना के भेजता हूं, सारे जो भी एरिया है, अलग अलग जगह के जो राजा है सबको भेजता हूं, तो हेड बनना है और मैं हेड हूं, मैं एज अ सेंटर गवर्नमेंट आपको हैंडल करूंगा, आप प्रोविंसेस जो आपकी खुद के अलग अलग एरियाज हैं, आप उसमें अपना राजा बन के रहो, मैं आपको पूरा सिक्योरिटी, पूरी हेल्प, पूरा सपोर्ट हर टाइम पे दूंगा, लेकिन आपको मुझे उसका रेंट और टैक्स देना होगा, ऐसा अकबर ने बोला बाकी के किंगडम के राजाओं से। काफी लोग तो मानने लग गए कि भाई अकबर में दम है, ये बंदा अटैक करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और ऊपर से ये कह रहा है कि पैसे दे दो, टैक्स दे दो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, कोई और तुम पे अटैक करता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ऐसा भी बोल रहा है अकबर। तो लोगों काफी लोग मानने लग गए। बट राजपूत बोले, मैंने आपको बोला राजपूत हमेशा से, राजपूत को के पास ईगो है, वो हमेशा से ये बोलते हैं यार हम क्यों मान ले, तुम हो गए अपने घर के, हो गए, हम देख लेंगे तुम्हारे पास क्या है, लड़ाकू है ना, कौन ऐसी लड़ने वाली, एकदम राजपूत एकदम बिल्कुल अड़िग। तो उन्होंने बोला भाई अकबर अकबर ठीक है, होंगे अपने घर के, हम देख लेंगे, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं नहीं, वॉज द फिलॉसफी, ऐसे मान लो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, अंकल जी आप हो गए ताकतवर, रहो ताकतवर, हम भी है, कर लो अटैक, देखेंगे। अकबर ने कहा ऐसी बात है क्या, अकबर ने कहा ठीक है। अकबर ने कहा भाई ऐसा करो, सबसे पहले पड़ोसी जगह पर अटैक करो, आमेर, जो आज के टाइम का जयपुर आप कह सकते हो। आमेर के राजा थे बारमल। अकबर पूरी फौज लेके बारमल के पास पहुंच गया आमेर में। उसने कहा भाई ऐसा है बारमल साहब, ये खड़ी मेरी आर्मी, या तो ये घुसेगी अंदर आमेर के और पूरा का पूरा आमेर कब्जाएगी और तबाही मचाएगी, या फिर आज अभी इसी पॉइंट पे आप ये साइन करो ट्रीटी ऑफ आमेर। कब हुआ ये बात हुई अकबर के आते ही 1562 पे, 20 साल का है बंदा, दम देख रहे हो, 20 साल का, अटैक कर दिया। 1562 में आमेर पे पहुंचा, राजा बारमल से जाके बोलता है कि भाई साहब ये जगह मेरी है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तबाही बुझा के छीन लूं या चुपचाप ट्रीटी साइन करके टैक्स वसूली वाला काम कर दो। तो बारमल कहते हैं आप अच्छे आदमी हो, मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है, आपकी नेचर अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है कि मैं ट्रीटी साइन कर देता हूं, आपकी अंडर में आ जाता हूं, आप हमारे प्रोटेक्ट करेंगे, बट इसकी क्या गारंटी है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आंसर लिखने में जब आते हैं तो इन चीजों को रिलेट करना पड़ता है। 1562 की बात हो रही है, 1556 से 60 से 62 में अकबर अब आ चुका है। वो बोलते हैं अकबर से कि इसकी क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में हम अटैक नहीं करोगे, साइन कर दिया तो हो गया, पेपर से क्या होता है, आप तो कुछ भी करके खत्म कर दोगे। तो अकबर कहता है आप बताओ क्या, कैसे मैं आपको प्रूफ करूं ये चीज की मैं अटैक नहीं करूंगा। तो बारमल दिमाग लगाते, बारमल की बेटी होती है हरका बाई, जो बाद में जोधा बाई बनती है, शादी होती है ना अकबर की जोधा से। वो बोलते हैं कि ऐसा है भाई साहब अकबर जी, आप मेरी बेटी से कर लो शादी, क्योंकि उनको लगा बारमल को कि यार ये बंदा कभी भी अपने वाइफ के जो घर होगा उस पर जाके अटैक नहीं करेगा। तो काम करते हैं, मैं अपनी बेटी की से शादी करा देता हूं, बंदा मेरे से बोल रहा है क्या शर्त है बताओ कैसे प्रूव करूं, तो ये मान ही जाएगा, ऑब्वियस बात है, और मैं सेफ हो जाऊंगा, मेरी जगह मेरे लोग सब सेफ रहेंगे, और मैं ट्रीटी भी साइन कर देता हूं, प्रोटेक्ट भी करेगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो अकबर कहता ठीक है कोई बात नहीं, फाइन, लेट्स गो विद दैट। अकबर कर लेते हैं शादी हरका बाई से, और उसके बाद उनको टाइटल दिया जाता है जोधा, अलग से नाम दिया जाता है, बट वो थे हिंदू राजपूत थे ना, ऑब्वियस बात है। तो अकबर शादी कर लेते हैं। 1562 के अंदर आमेर में ट्रीटी ऑफ आमेर साइन होता है, किस किस के बीच में, राजा बारमल और अकबर के बीच में साइन होती है ट्रीटी। समझ में आ रहा होगा। अब अकबर सेम चीज और जगह करने लग गया, लोगों को भेजने लग गया, जो मानते थे वो मानते थे, जो नहीं मानते थे उनको अटैक करके मनवाया जाता था। ऐसे करके अकबर ने 1569 में रणथंभौर बुंदेलखंड, 1573 में गुजरात कौन कर किया, गुजरात पर अटैक किया, मुजफ्फर शाह वहां पे उस समय रूलर था, उसको हटाया। गुजरात पे कैप्चर करने के बाद फतेहपुर सीकरी नाम की जगह बनाई गई, अकबर ने बनाया, फतेहपुर सीकरी नाम की जगह बनाई और उसके अंदर बुलंद दरवाजा बनाया। फतेहपुर सीकरी बना के अपना कैपिटल वहां पे शिफ्ट कर दिया कि भाई साहब अब यहां से होगा कंट्रोल पूरी की पूरी जगह का, यहां से कंट्रोल करूंगा मैं फतेहपुर सीकरी से। तो गुजरात इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि गुजरात में मुजफ्फर शाह को हटा के उसके बाद फतेहपुर सीकरी जैसी चीज बनाई गई थी अकबर ने। 1556 में अकबर भाई साहब आए थे,
लेकिन 1560 तक बैरम खां के सपोर्ट में चल रहे थे। 1560 से 62 बैरम खां क्योंकि जा चुके थे, अफगानियों ने अटैक करके उनको हटा दिया था, जिसने भी हटाया था, हम तो बुक की बात करते हैं। 1562 तक, 1560 से 62 तक पेटीकोट गवर्नमेंट चला था, मावंगा का दिमाग चलता था, शी वाज यू कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर। 1562 में फिर से आजम खां के जाने के बाद अकबर केम इनटू द सिनेरियो और उसने उसके बाद ट्रीटी ऑफ आमेर साइन कराया। 1569 के अंदर रणथंबोर उड़ाया, गुजरात उड़ाया। 73 के अंदर 76 की कहानी, अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1576 टाइम बाय टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमें ओवरव्यू डेटा देगा, जिससे हम जब इन डेप्थ घुसेंगे तो हम इन चीजों से कंपेयर करेंगे। अच्छा ऐसे से पहले था, ऐसे बात था। मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक, बड़ी बड़ी चीजों से छोटी चीजें पकड़ना। बिल्डिंग होती है, अगर कोई रास्ता जानना होता है तो आप उस रास्ते पे कुछ ना कुछ अपने साइन याद करते हो कि अच्छा ये यहां पे था, इसके बगल में ये चीज थी, तो वो ये साइन है जो हम ये 5 लेक्चर करने वाले हैं। आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएंगे, हमारा पूरा हिस्ट्री का ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। आपको एक एक चीज याद हो जाएगी, कब सी चीज कौन सी थी। फिर जब आप इंडप जाएगी तो आराम से आप चीजें रिकवर करके याद कर लोगे, पूरी हिस्ट्री दिमाग के अंदर छप जाएगी। आ जाओ 1576 की बात करते हैं, 1576 की। इस समय बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं अकबर की लड़ाई थी महाराणा प्रताप के साथ, नहीं, अकबर की लड़ाई नहीं थी महाराणा प्रताप के साथ। ये लड़ाई थी राजपूत वर्सेस राजपूत। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के पीछे। देखो सारे राजपूत मानने लग गए थे, डर जाते थे, अटैक होके मानना पड़ता था उनको, लेकिन एक महाराणा प्रताप ऐसा बंदा था जो काफी ताकतवर और ना मानने वाला इंसान, नहीं मानूंगा, देखा जाएगा जो होगा, करो अटैक, मैं भी देख लूंगा, इस टाइप का बंदा। अकबर को लगा कि ठीक है, इससे मैं अटैक तो करूंगा ही करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मेरी वाइफ है, वो एक राजपूत है, वो मेरे साथ रहती है, सपोर्ट करती है, शी इज डूइंग एवरीथिंग, बट मैं एक बार तो कभी ना कभी टेस्टिंग करूंगा ही, चेक करूंगा ही कि ये मेरे लिए फेथफुल है या राजपूत के लिए फेथफुल है, कहीं आगे चल के मुझे धोखा तो नहीं मिल सकता। अकबर को ऐसा लगा, लेट्स चेक, हाँ मैं चेक करता हूं। मान सिंह भी एक राजपूत था और वो अकबर की आर्मी का कमांडर था। मेरी कहानी ध्यान से सुनते रहना। मान सिंह अकबर की आर्मी का कमांडर था, मनसबदार बोलते हैं, मनसब का हेड, मनसबदार। नवरत्न थे अकबर के, नवरत्न में से एक रत्न मान सिंह भी था, बहुत ही गजब का लड़ाकू राजपूत मान लो। ये मान सिंह अकबर की जो वाइफ थी हरकाबाई या जोधाबाई, उनका भतीजा हुआ करता था, ऐसे मान लो। अब अकबर अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मान सिंह लड़ेगा ये लड़ाई, मान सिंह लड़ेगा क्योंकि हमारा बंदा है ना, वो लड़ेगा। उनको समझ में आ जाता है कि अकबर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। वो जाके मान सिंह से बोलती है कि ऐसा है मान सिंह, ये लड़ाई जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी में जाके युद्ध होने वाला है, ये जीतना तो है तुम्हें एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये हार अगर हो गई तो मेरी हार हो जाएगी। मान सिंह प्रेशर में आ गए। मान सिंह को लगा यार ये तो एड़ी चोटी का जोर लगा के मैं जीतूंगा, चाहे दुनिया जैसे हो जाए। मान सिंह वैसे ही बहुत पावरफुल दिमाग वाला बंदा था, जाके हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई और महाराणा प्रताप को हराया, क्योंकि उसे हराना ही था। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो जो ऑप्शन होता है वही आपका सारा कुछ होता है। अगर आपके सामने आज कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, आपको एक कंपटीशन दिख रहा है, सामने टारगेट दिख रहा है, गोल दिख रहा है, तो आप उस पर अटैक करके उस गोल को कैप्चर कर लोगे। द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज अर्जुन। अर्जुन के सामने 3 मछली लगा देते, उसे बोलते कि मार किसी भी मछली की आंख में, तो वो कंफ्यूज हो जाता। उसको एक ही मछली मिली, उसने एक मछली की आंख देख के उस पर मार दिया। सिंगल गोल, सिंगल अटेम्प्ट, सिंगल टारगेट, सिंगल डेडिकेशन, सिंगल डिवोशन, पागलपन, एक पर्टिकुलर गोल के लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहां पे भी वही केस बन गया। मान सिंह के पास ऑप्शन नहीं था, प्रेशर था कि भाई यार जोधा भाई की बेइज्जती हो जाएगी, ट्रस्ट चला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है आगे चल के, मुझे ये जीतना ही जीतना है। मान सिंह ने पूरी जान लगा दी, पूरी जी तोड़ मेहनत करके महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हरा दिया ऑन द नेम ऑफ अकबर। बट लड़ा अकबर नहीं था, ध्यान रखना, मान सिंह की थी ये वॉर। किसके साथ? महाराणा प्रताप, राजपूत का राजपूत के साथ टकराव, गजब का युद्ध, गजब की बात, तगड़ी चली थी। उसके बाद अकबर ने और भी छोटी छोटी वॉर काफी जीती हैं, बहुत टाइम तक चलता गया। 50 साल का पीरियड छोटा पीरियड नहीं होता है, बट क्योंकि हम मेन चीजों से डेटा बना रहे हैं तो हम उन चीजों को इन डेप्थ कवर करेंगे। लास्ट बैटल की हम बात करते हैं। 1605 तक मैंने बताया था अकबर का रीन था, 1605 तक अकबर का रीन था। तो 1601 में जो बैटल किया था अकबर ने, जो लास्ट बैटल था, उसको इंपॉर्टेंस रखी जा सकती, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ये लास्ट बैटल असीरगढ़ में लड़ा गया था, बैटल ऑफ असीरगढ़। ये लास्ट बैटल था 1601 में अकबर का। अकबर ने काफी अच्छा टाइम पीरियड निकाला, लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला। अकबर एक ऐसा बंदा था कि जो मुस्लिम रूलर होने के बाद भी हिंदुओं को काफी अच्छी सपोर्ट और हेल्प करता था। अब क्या था, जब ये बहुत टाइम से रूल चलने लगे थे, ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी जाने लग गई थी, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था, ब्राह्मण पे ब्राह्मण होने का टैक्स लगाया जाता था कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने बहुत हीरोपंती दिखाई है, अब तुम दोगे टैक्स, जजिया। ब्राह्मण पे टैक्स लगने लगा था, जो कि सही चीज नहीं थी, जो कि सही चीज नहीं थी। कोई चीज पुरानी जनरेशन में हुई होती है, अगर आज उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके वो चीज नई जनरेशन पे अप्लाई की जाती है तो दैट इज एक्चुअली नॉट फिजिबल, वो सही चीज नहीं होती है। तो वो चीज हो रही थी जजिया, एक टैक्स लगाया जाता था ब्राह्मण पे ब्राह्मण होने का। इसने वो टैक्स हटा दिया, अकबर ने वो टैक्स हटा दिया। अकबर ने और भी बहुत सारी अच्छी चीजें की। अकबर ने एक रिलीजन चलाया। रिलीजन से भी पहले अकबर ने क्या किया था, एक सिस्टम बनाया था जिसको बोलते थे इबादत खाना, एक जगह बनाई थी। एक्चुअल में पहले क्या होता था, इबादत खाने जो होते थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स जा सकते थे नमाज पढ़ने के लिए। जब अकबर की शादी हो गई, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, जब अकबर की शादी हो गई, कब हो गई, 1562 में, तो उस समय जोधाबाई भी यहाँ पे आ गई, जो कि बेसिकली हिंदू थी। उनको भी पूजा करने के लिए चाहिए होता था, टेम्पल या मंदिर चाहिए होता था। तो अकबर ने उनके साथ जब उनसे बात करी, क्योंकि अकबर एक सुलझे दिमाग का आदमी था, वो हर किसी को बराबर का मानता था, इसलिए वो इतने साल टिक गया। एक ऐसी कंट्री जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां पे एक मुस्लिम अगर इतने टाइम तक टिकता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो है उसके पास, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो बंदा हर रिलीजन को बराबर मानता था। तो उन्होंने इबादत खाना खोला, इबादत खाने में बोला कि अब हिंदू भी आ सकते हैं वहां पे, जिसकी वजह से इबादत खाने में मुस्लिम से जाना मना कर दिया, बंद कर दिया। तो धीरे धीरे इबादत खाना भी बंद हो गया, क्योंकि हिंदू आने लग गए तो मुस्लिम्स को लगा कि यार दिस इज नॉट फेयर, हमारे लिए जगह नहीं है। जो भी रीजन था, इबादत खाने हो गए बंद। अब इबादत खाने क्लोज होने के बाद अकबर को लगा यार हिंदू मुस्लिम के अंदर अभी भी कुछ भेदभाव चलते हैं, इन भेदभाव को दूर करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अकबर ने कहा एक अलग से धर्म बनाता हूं मैं, जिसका नाम दिया उसने दीन इलाही। बोलते हैं ना दीन इलाही अकबर। उसने कहा दीन इलाही एक नया धर्म होगा, इस धर्म के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस धर्म को किसी ने नहीं अपनाया। सिर्फ पहला और आखिरी बंदा, एक ही बंदा था जिसने उस धर्म को अपनाया था, वो था अकबर का नवरत्न, उसका एडवाइजर बीरबल। अकबर वीर के चुटकुले सुनते हो ना, बीरबल एडवाइजर, टैलेंटेड बंदा, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बंदा, वो उस धर्म में कन्वर्ट हुआ था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों चीजों की चीजें फॉलो की जाती थी। बीरबल का अगर हम असली नाम की बात करेंगे तो उसका असली नाम था महेश दास असली नाम था बीरबल का। बीरबल ने उस धर्म को फॉलो किया था, बट और किसी ने उस धर्म को फॉलो नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंडिया के अंदर हमेशा से प्रॉब्लम्स चलती आई है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। नॉर्मल इंसान को कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है। एक इंसान होता है, उसका दिमाग खुला होता है, उसको लगता है कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। बट कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें उस चीज को ध्यान देके, क्योंकि हम सब मैच्योर पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग है हमारे पास, सोच है हमारे पास, हमें सोच समझ के चलना चाहिए, हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अकबर ने बोला कि भाई ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं कोशिश करता रहूंगा, और वो हमेशा सारे धर्म को सपोर्ट करने की कोशिश करता ही रहा है। अकबर की नेचर काफी अच्छी हुआ करती थी। अकबर ने बहुत सारे टैक्स अबॉलिश कर दिए। अकबर ने एक और नया सिस्टम शुरू किया। अकबर ने यह बोलता था कि जब भी वो कोई चीज जीत के आता था, जैसे कोई विक्ट्री, कोई वॉर जीत के आया, तो अकबर क्या करता था, तराजू में बैठ जाता था, जो भी उसका वेट होता था उस वेट के बराबर का सोना लोगों में बांट दिया करता था, ताल्लुकदार बांट दिया करता था, दान कर दिया करता था। तो इसका मतलब अकबर ने ये सिस्टम भी शुरू किया कि यार मैं बैठूंगा, जीतूंगा, लोगों को खुश करूंगा, उनको वो चीज बांटूंगा। अकबर का मन होता था लोग खुश रहे, प्रजा खुश रहे, मेरे जितने भी लोग हैं सब अच्छे रहे, हल्दी वेल्दी रहे, सब कुछ रहे, मेरे को भी सपोर्ट रहे, मैं भी अच्छा बढ़ूं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हो और आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप और आगे जाते हो। अगर आप जबरदस्ती अपने आप को कुछ बनाते हो, जो कि आगे आने वाले टाइम पे औरंगजेब का आप देखोगे, तो वो चीज धीरे धीरे उस इंसान को डुबा देती है। अब बात करते हैं अकबर के टाइम पीरियड की एक और चीज की। अकबर ने दो चीजें और बनाई। अकबर का जो एक समझ लो मीटिंग रूम हुआ करता था, उसने दो अलग अलग मीटिंग के सिस्टम बनाए। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैं यहां बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अकबर ने दो अलग अलग मीटिंग के रूम बनाए, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब नो एनीबडी कैन कम, बात कर सकता है, आम लोगों के साथ डिस्कशन हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूं। दीवाने खास का मतलब ऑफिशियल मीटिंग्स, ऑफिशियल डिस्कशन दीवाने
खास में हुआ करेंगे। तो अकबर ने ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो शुरू करी थी, दीवाने खास और दीवाने आम। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अकबर के केस में, तो अकबर के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है अकबर के नवरत्न। अगर अकबर के नवरत्न की बात करोगे तो अकबर के कुछ 9 लोग थे जिनको अकबर काफी ज्यादा यूज करता था, या अकबर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के दिमाग के साथ चलता था, उन लोगों की मेहनत के साथ चलता था, विद अकबर एज द हेड। अकबर के 9 नवरत्न जो थे ये थे बीरबल, जो कि एडवाइजर हुआ करते थे अकबर के। अकबर को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, तो तानसेन आप हमेशा से जानते हो, तानसेन वाज अ सिंगर, म्यूजिशियन। तो उसके बाद अबुल फैजल और फैजी ये भाई हुआ करते थे, ये पोएट्स थे, स्कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग थे। ये जो अबुल फैजल है इसी ने अकबर का बायोग्राफी लिखा। अपनी बायोग्राफी कोई इंसान खुद नहीं लिखता, कोई दूसरा लिखता है, तो अकबर की बायोग्राफी अबुल फैजल ने लिखी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उस बायोग्राफी का नाम था एनी अकबरी। एनी अकबरी अबुल फैजल ने लिखी थी। नवरत्न था, 9 रत्न जो पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। इसके बाद टोडरमल, राजा टोडरमल भी एक नवरत्न थे। ये फाइनेंस का सिस्टम हैंडल करते थे, लोगों की सैलरी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ये टोडरमल हैंडल करते थे। अकबर एक दिमाग वाला बंदा था, सिस्टम बनाया था उसने एक पूरा। उसके बाद राजा मान सिंह, मैंने आपको बताया, कमांडर, मनसबदार, एकदम अटैक करने वाला बंदा, भाई देख लेंगे जो होगा, ऐसा टाइप का बंदा। उसके बाद बात करते हैं भगवान दास की। भगवान दास भी कमांडर, मनसबदार, ये भी ऐसे एक फंडर, मतलब समझ लो आप कमांडर टाइप का बंदा था, जो पूरे का पूरा लड़ाई वगैरह, वॉर वगैरह, इस सब चीजों से रिलेटेड चीजें करता था। उसके बाद अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान की अगर हम बात करेंगे तो ये खाने खान नाम दिया गया था अकबर ने इनका। और ये जो खाने खान थे, अब्दुल रहीम खाने खान, ये जो थे ये एक्चुअल में बैराम खान, आपका नाम सुना था, मैंने बताया था, बैराम खान का ही बेटा था। ये एक ऐसा बंदा था जिसने क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहीम खाने खां बैराम खां का ही बेटा था, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में नवरत्न में से एक था। ये एक्चुअल में स्कॉलर था, पोएट था, राइटर था, ऐसे मान सकते हो। ये वो बंदा था जिसने बाबर की बायोग्राफी को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसने अकबर की बायोग्राफी नहीं छेड़ी। अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने, और फैजी ये भाई हुआ करते थे दोनों, अबुल फैजल ने लिखी थी। लेकिन ये जो बंदा था अब्दुल रहीम खाने खां, इसने हुमायूं की जो बायोग्राफी थी, हुमायूं नामा जो हुमायूं की सिस्टर ने लिखा था, अब्दुल रहीम खाने खां, ये बैराम खां का बेटा हुआ करता था। और इस बंदे ने जो बाबर नामा था, बाबर की बायोग्राफी, अकबर की बायोग्राफी नहीं, अकबर की बायोग्राफी अबुल फैजल ने लिखी थी। बाबर की जो बायोग्राफी थी, जो बाबर नामा था, उसको इसने ट्रांसलेट किया था फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन लैंग्वेज, तुर्क लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने इसे कन्वर्ट किया था। टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। किसने कन्वर्ट किया था? अब्दुल रहीम खाने का। कौन था ये? बैराम खान का बेटा हुआ करता था। इसके अलावा मुल्लन दो प्याजा, ये ऑब्वियस नाम समझ में आ रहा है, पनीर दो प्याजा, ये दो प्याजा, वो दो प्याजा। ये प्याजे वाले जो लोग होते हैं, ये कुक होते हैं, आप दिमाग अच्छे से जानते हो। 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के कंट्रोल में। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, 1556 से 60 से 62 के बाद 59, उसके बाद 73, 69, उसके बाद 73, फिर 76 हल्दी घाटी, फिर 1601 लास्ट बैटल असिरगढ़। उस बीच में मैंने आपको बताया अकबर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की थी। दीन इलाही धर्म चलाया था, इबादत खाना नहीं चला था, इसलिए दीन इलाही चलाया था, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया। बीरबल एक बंदा था जिसने वहां पे कन्वर्जन किया था। बीरबल वन ऑफ द नवरत्न हुआ करते थे जो एडवाइजर थे, और भी नवरत्न थे जो यहां पे मैंने नाम लिखे हैं। इसमें से अबुल फैजल अने अकबरी लिखे थे। बाबर नामा कन्वर्ट करने वाले जो बंदे थे, जिनको इन्होंने कन्वर्ट करके तुजू की बाबरी बनाया था, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। तुजू की बाबरी जो लिखा गया था वो पर्शियन लैंग्वेज में था, कन्वर्जन था, वो किया था अब्दुल रहीम खाने खां ने, जो बैराम खां के बेटे हुआ करते थे। और एक बंदा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है राजा टोडरमल। टोडरमल मैंने आपको बताया ये फाइनेंस देखते थे, ये अकबर का फाइनेंस देखते थे। तो इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला था, मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम जो टोडरमल ने निकाला था, इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब होता है अगर आप आर्मी में काम करते हो तो पहले क्या होता था, आपकी अगर सैलरी आज 20 रुपए है, 100 रुपए है, 50 रुपए, वट एवर योर सैलरी इज, तो द सैलरी विल रिमेन सेम एवरी टाइम। जब तक आप काम कर रहे हो आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी। इन्होंने एक सिस्टम निकाला, सिस्टम ऑफ रिव्यू, जो आज भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर या फिर प्राइवेट सर्विसेज के अंदर चलता है। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एक रिव्यू का सिस्टम होता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस का ईयरली रिव्यू लिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस और उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा बोनस दिए जाते हैं प्राइवेट के अंदर। इन्होंने वो सिस्टम पहली बार बनाया था, रिव्यू सिस्टम, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिव्यू किया जाएगा और अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम काफी अच्छा होगा तो आपको बोनस, आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ये किसने दिया था? राजा टोडरमल ने। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मनसबदार सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। मनसबदार का मतलब होता है आर्मी में काम करने वाले लोगों का हेड या कमांडर। मनसबदारी सिस्टम मतलब उनके रिव्यू और रिव्यू के अकॉर्डिंग उनको दिया जाने वाला पैसा या फिर इंप्रूवमेंट। 1605 तक, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, डेटा बना रहे हैं। 1605 तक अकबर का काफी अच्छा सिस्टम चला। फिर अकबर को डायसेंट्री हो गया, तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उस समय इतने ज्यादा डॉक्टर्स हुआ नहीं करते थे, हाई लेवल के एमडी सर्जन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो अकबर को चल बसना पड़ा, मतलब अकबर की हो गई डेथ। बट ये एक ऐसा बंदा था जो नेचुरल डेथ मरा क्योंकि इसने लोगों के सपोर्ट के साथ अपना पूरा का पूरा रूल चलाया था, कभी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं की थी। वो आप देख सकते हो कि बहरमल ने शर्त रखी और अकबर ने मान ली, और कोई सनकी बंदा होता तो कहता तुम्हारी शर्त जाए भाड़ में, ये जगह वैसी भी मेरी है, तुम भी जाओ भाड़ में। बट स्टिल उस बंदे ने सुनी, इसलिए वो इतना आगे बढ़ा। शांत दिमाग से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ चीजों को टैकल करना आना चाहिए, लोगों का सपोर्ट अपने आप मिल जाता है। अकबर के बाद आगे बढ़ते हैं तो अकबर का बेटा हुआ करता था जहांगीर। 1605 से अगर हम 1605 से 1627 के पीरियड के बीच में अकबर का बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड आया, ज्यादा टाइम चल नहीं पाया, 22 साल का मुश्किल से अगर आप बात करो तो 20-22 साल का पीरियड था जिसने इस पीरियड के अंदर रूल किया था। उसके बाद इसका बेटा शाहजहां आ गया था। जहांगीर का बेटा शाहजहां था, शाहजहां का बेटा जहांगीर नहीं था। लोगों को कंफ्यूजन होता है। जहांगीर के साथ अगर आप बात करोगे तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस चीजें नहीं है, बस इंपॉर्टेंस दो चीजों की है। 1600, जब हम 5 से 1627 की बात कर रहे हैं तो इस पीरियड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो 1608 में एक चीज हुई है, वो आपको ध्यान रखनी है। 1608 में एक कैप्टन हॉकिंस नाम का ब्रिटिशर इंडिया में आया था ट्रेड करने की परमिशन मांगने के लिए। ब्रिटिशर आया था, ध्यान करो, ब्रिटिशर्स ही सारा खेल खेल गए हैं। 1608 में किसके पीरियड में आया था? जहांगीर के पीरियड में कैप्टन हॉकिंस की इंडिया में एंट्री हुई थी। वो एक परमिशन लेने आया था कि मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड करना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्रीज लगाना चाहता हूं, और अनफॉर्चुनेटली बोल लो या उसके लिए फॉर्चुनेटली बोल लो, वो परमिशन लेने में सक्सेसफुल हो गया था। सिमिलरली 1615 जहांगीर के पीरियड में ही एक और बंदा, एक और ब्रिटिशर थॉमस रो भी आया था। वो और चालू बंदा था, वो फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन फटाफट लेके फैक्ट्रीज लगा भी दिया था। किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी शुरुआत में इस मंशा से नहीं आई थी कि हम यहां पे रूल करेंगे। उनको सिर्फ बिजनेस करना था, वो हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। सीन क्या था, चक्कर क्या था एक्चुअल में, उसको हम समझेंगे। तो एक तो 1608 वाला पीरियड यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहांगीर के केस में। इसके बाद दूसरी चीज जो जहांगीर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिख गुरु अर्जुन देव। 5th सिख गुरु जो अर्जुन देव थे, जहांगीर ने उनको फांसी दे दी थी। क्यों दे दी थी? देखो क्या था, जब जहांगीर को राजा बनना था तो इसका एक भाई था खुसरो। खुसरो को वो चीज पसंद नहीं आ रही थी कि जहांगीर को राजा बनाया जा रहा है, तो वो खुसरो ने कुछ प्लानिंग करी, को भी कुछ किया, मतलब जहांगीर के अगेंस्ट वो चीज की थी। और जहांगीर को ऐसा लगता है, ऐसा लगा कि अर्जुन देव ने उसकी हेल्प की थी खुसरो की, इसलिए खुसरो को तो जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो तो फिर भाई ही था, लेकिन अर्जुन देव को वहां पे फांसी दे दी गई। बुक्स में ऐसा लिखा है कि इनको ऐसा लगा था कि अर्जुन देव ने सपोर्ट किया है खुसरो को जहांगीर के अगेंस्ट, तो इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को हटा दिया था,
उनको फांसी दे दी थी और खुसरो को जेल में भेज दिया था। तो जहांगीर के पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटम अगर बनाना है तो डेटम के लिए 1605 से 1627 के पीरियड को पकड़ सकते हो। उसके अंदर 1608 का कैप्टन हॉकिंस का केस इंपॉर्टेंट है, 1615 का थॉमस रो का केस इंपॉर्टेंट है। दोनों आए थे यहाँ पे ट्रेड की परमिशन मांगने, नमस्कार करके परमिशन लेने और आगे चल के धोखा देने के लिए यहाँ आए थे। उनको पता नहीं था देंगे, वो तो उनको चांस मिल गया, तो धोखा दे दिया उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक 5th सिख गुरु अर्जन देव की फांसी वाली बात है, वो भी जहांगीर के पीरियड में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1627 के पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो आता है शाहजहां का। देख रहे हो खुशबू सूंघ रहे हैं, बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही मतलब समझ लो मस्त मौला टाइप का आदमी, म्यूजिक, बिल्डिंग्स, इन सब में इंटरेस्ट रखने वाला आदमी, आर्टिस्टिक आदमी आप मान सकते हो। शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स बोला जाता है। खूब कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, आप जानते हो शाहजहां के कंस्ट्रक्शंस आपको पता है। ताजमहल का केस आप जानते ही हो। इन कंस्ट्रक्शंस को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे क्योंकि ये 1628 पीरियड की हम बात कर रहे हैं। 1628 से 1658 के पीरियड के बीच में 30 साल का इनका रूल था। खूब बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो ये वाला पीरियड में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो हम जब पढ़ेंगे तो मैं कुछ पीडीएफ आपको देता रहूंगा, उन पीरियड्स में उन चीज को जो भी पीडीएफ में आपको दूंगा उनके अंदर वो चीजें लिखी होंगी, वो आपको याद करनी होगी कि इन्होंने ये बनाया, इन्होंने ये बनाया। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, बुलंद दरवाजा, वैसे करके इन लोगों की भी चीजें हैं। बट इनके पीरियड में बहुत सारी चीजें बनी क्योंकि इनको बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर से प्यार था, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है। किसने? शाहजहां ने। इनके पीरियड की अगर हम बात करेंगे, शाहजहां के पीरियड की हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है वो हम समझते हैं। 1628 में आए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक यहां पे आएगी वो है कि पहली वॉर 1632 में इन्होंने पोर्टुगीज के अगेंस्ट लड़ी थी। पोर्टुगीज के अगेंस्ट लड़ी थी हुगली पे और इनको हरा दिया था। मतलब ये पहली ऐसी वॉर थी जो किसी बाहर की किसी लोगों के साथ लड़ाई की गई थी। किसी मुगल के बंदे ने लड़ाई की थी किसी बाहर के इंसान के साथ। पोर्टुगीज जो थे, मैं आपको समझाऊं अगर, तो ब्रिटिशर्स तो 1600 में बना के 1608 में आए थे और बाद में उन्होंने 1611, 12, 16 उनमें जो भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। पोर्टुगीज 1498 में ही आ गए थे। वास्को ड गामा जानते हो ना, गोवा जाओगे देखोगे हर जगह वास्को ड गामा, वास्को ड गामा, वास्को ड, वो पहले ही 1498 के अंदर आ गए थे टहलते हुए। वास्को ड गामा सी रूट निकाल के पढ़ेंगे उसको भी। तो पोर्टुगीज को इन्होंने 1632 में हराया। एक तो इंपॉर्टेंट इनके लिए ये हो जाता, ज्यादा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं इनके लिए, तो बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी क्योंकि बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। उसका 1632 का इनका वॉर पोर्टुगीज के साथ। 1632 के बाद एक और चीज इनके साथ इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 1632 के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इनके 3 बेटे हुआ करते थे। बीच वाला बंदा था औरंगजेब, पहला वाला बंदा था दारा सिखोक और लास्ट एक और था छोटा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो छोटा तो वैसे राजा नहीं बन सकता। दारा सिखोक को राजा बनाने की बात होती है, ऑब्वियस बात है, जो बड़ा बनेगा वही राजा बनेगा। अब औरंगजेब एक ऐसा बंदा था जो कट्टर बंदा था, एकदम जो मैं चाहूंगा वो ही करूंगा, ऐसे टाइप का बंदा। करूंगा तो मैं अपने मन की करूंगा, एकदम दिमाग को लेके चीजों को लेके फिक्स रहने वाला बंदा। ये बंदा ऐसा था औरंगजेब, इसको लगा कि मैं ही राजा बनूंगा और कोई राजा बन नहीं सकता, मेरे बराबर का कोई काबिल है नहीं, बल्कि 2nd नंबर का था, ओवर कॉन्फिडेंस। इसने क्या किया, अपने भाइयों को निपटाया, अपने फादर को पकड़ के जेल भेज दिया। तो इसका मतलब इनका जो पीरियड था वो 1658 में औरंगजेब ने ओवर कर दिया, इनको उठा के जेल में भेज दिया। कुछ टाइम बाद ये बेचारे वहां पे चल बसे, मारा नहीं था, जेल भेजा था। उसके बाद अपने भाई को मार दिया था, उनका खेल खत्म कर दिया था और खुद राजा बन के बैठ गया था। औरंगजेब की जब हम बात करेंगे तो 1658 इंटरेस्टिंग है, 1658 में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। देख रहे हो स्टाइल, देख रहे हो 1658 में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। स्टाइलिश बंदा, अपनी चीजों को फिक्स करने वाला बंदा, क्रूअल बंदा, सनकी बंदा, एकदम हिंदू कुछ नहीं इसके लिए। इसको लगता था हिंदू मिले काटो मारो उसको, हिंदू मिल जाए खत्म करो उसका खेल। इसका एक ही एम था कि पूरी कंट्री के अंदर इस्लामिक कंट्री बनाना है, सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है। उस समय कश्मीर में हिंदू रहा करते थे। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पुराने टाइम पे कश्मीर में सारे हिंदू हुआ करते थे। यहां पे इसने कश्मीर में हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश किया, उनको परेशान किया। उस टाइम पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, औरंगजेब के पीरियड की एक इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीर में जो लोग हुआ करते थे, जो हिंदूज हुआ करते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए इसने फोर्सफुली बहुत कोशिश की, जिस चीज के अगेंस्ट
सिख गुरु तेग बहादुर जो है उन्होंने काफी वर्क किया, इसने उनको कैप्चर करके फांसी पे चढ़ा दिया। अर्जुन देव को जहांगीर के पीरियड में फांसी दी गई थी, सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के पीरियड में फांसी दी गई। ये चीज ध्यान रखना, औरंगजेब के पीरियड की एक चीज ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। औरंगजेब क्रूअल बंदा, सारी नेगेटिविटी चीजें इसने शुरू कर दी, सती प्रथा इसने शुरू कर दिया दोबारा से। एक पर्शियन फेस्टिवल होता है नौरोज, उसको बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई फेस्टिवल नहीं होगा, सब कुछ इस्लाम के बेस पे होगा। जो ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया अकबर ने हटा दिया था, इसने दोबारा से लगा दिया कि सब ब्राह्मण फिर से टैक्स दो, जजिया सबसे टैक्स वसूला जाएगा, हर ब्राह्मण से टैक्स वसूला जाएगा। एकदम क्रूअल बंदा, एकदम ऐसा बंदा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। अपना टाइटल, अपना नाम खुद आलमगीर औरंगजेब रख दिया, अपने आप को आलमगीर बोलने लगा, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया जीत लूंगा, ऐसा बंदा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता था। इसकी जो खुद के जो ऑफिसर्स होते थे वही इसको लगा, अरे यार कैसा बंदा है, परेशान कर दिया है, लोग को भी तंग कर रखा है, सबको परेशान करा हुआ था। लेकिन फिर भी बंदा 1658 से लेकर 1707 तक टिक गया भाई साहब। मतलब अकबर के बाद जो सबसे ज्यादा टिकने वाला मुगल था वो औरंगजेब था। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं, इसका नेगेटिव में दिमाग तो चलता था लेकिन दिमाग बहुत था, नेगेटिविटी में बहुत तेज था, उल्टा करने में बहुत तेज था, क्रूअल था लेकिन दिमाग था इसके पास, इसीलिए ये चल गया और अपनी क्रूएलिटी की वजह से टिक गया, लोगों को डरा डरा के टिक गया। बट वो ये था ना, जब लोगों को आप परेशान करने लगते हो तो लोग परेशान होने लगते हैं, फिर आपकी परेशानी से निकलने का हल ढूंढने लगते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, इंडियन हिस्ट्री का फिर फंडा ही यही है, परेशानी फिर परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लोग दबेंगे, फिर वो रास्ता ढूंढेंगे। औरंगजेब ने इतना परेशान कर दिया कि अब पूरी कंट्री के अंदर रेबल करने लग गए लोग, मराठा रेबल कर गए, जाट रेबल कर गए, सब रेबल करने लग गए, सिख रेबल करने लग गए, इसके अंदर अगेंस्ट रिवोल्ट करने लग गए। उसमें सबसे ज्यादा तंग करने वाले लोग थे मराठा। मराठाओं ने औरंगजेब के नाक में दम करके रख दिया। औरंगजेब मराठाओं के चक्कर में इतना पैसा खोया, इतनी आर्मी खोया, इतना दिमाग, इतनी एनर्जी वेस्ट किया कि इसके पूरे के पूरे रूल को, जो रूल इसका चला था डुबोने में, सबसे बड़ा रीजन मराठा का था, शिवाजी का था। इसके जो रूल थे, मराठाओं ने इतना परेशान किया औरंगजेब को, औरंगजेब एकदम खाली हो गया, पूरा का पूरा इसका मुगल का एम्पायर वीक पड़ गया, सारे पिलर खराब हो गए। मतलब बेसिकली पैसा, लोग और सपोर्ट तो पहले से ही नहीं था, वीक पड़ गया। औरंगजेब मुगल की रीन का एक ऐसा रूलर था जिसके बाद मुगल का ऑलमोस्ट रूल धीरे धीरे खत्म हो चुका था। समझ में आया? मुगल में अगर बोला जाए सबसे बढ़िया तो आप बोलोगे 1556 से। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, आ जाओ फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। हमने जो आज की क्लास में अभी पढ़ा है उसके बाद जाएंगे आज कंटिन्यू करके ब्रिटिशर्स के पास। 1556 से अगर हम बात करेंगे 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के अंडर में वर्क किया। अकबर बैरम खां के अंडर में क्या वर्क किया? बैरम खां का दिमाग चल रहा था बट फेस अकबर का ही था, यू कैन से दैट लाइक दैट। 60 से 62 के पीरियड के अंदर आपका पेटीकोट गवर्नमेंट, दिमाग किसका था? महामंगा का था। 62 से दोबारा से अकबर भाई साहब आ गए थे और कंटिन्यू किया था उन्होंने। 1562 की बात हो रही है, 1562 की बात हो रही है। 1605 तक उन्होंने कंटिन्यू करके आगे लेके गए थे, काफी लंबा पीरियड रूल किया था। उसके पीरियड के अंदर बहुत सारी लड़ाई की थी। 62 में जोधाबाई वाला, आमिर वाला पीरियड था। उसके बाद 1562 के बाद मैंने आपको समझाया था, एक हमने 73 देखा था, एक हमने 76 देखा था और बीच में यहां पे हमने 69 भी देखा था, याद आ रहा होगा। 69 भी देखा था, बुंदेलखंड वाला केस। 73 भी देखा था। उसके बाद फिर हमने 76 के अंदर बैटल ऑफ हल्दीघाटी देखा था, जिसमें मान सिंह जोधा अकबर जी को रिप्रेजेंट करके उनको भरोसा दिलाने के लिए अकबर को वो फाइट उन्होंने जीती थी। उसके बाद अकबर का लास्ट बैटल मैंने आपको बताया था 1601 में था, सिरगढ़ वाला। 1605 में अकबर की तबीयत खराब हो गई, अकबर की डेथ हो गई। फिर 1605 में अकबर की डेथ हो गई। फिर आगे जहांगीर अगर आप आगे बात चलोगे तो 1628 तक वो टिके रहे। फिर 28 से 58 तक
शाहजहां, फिर 58 से 1707 तक आपके औरंगजेब, इसमें औरंगजेब वाज द क्रूएलेस्ट ऑफ ऑल। जहांगीर के पीरियड में अर्जन देव 5th सिख गुरु, और औरंगजेब के पीरियड में तेग बहादुर जो गुरु थे वो भी सिख के, दोनों को फांसी चढ़ाया गया। पोर्टुगीज की अगर आप बात करोगे तो 1632 शाहजहां का जो पीरियड था, वहां 1632 में पोर्टुगीज के साथ लड़ाई की गई थी। ये हमारे डेटम बनते चले जा रहे हैं। अब आ जाओ मेरे सिनेरियो पे। मैंने आपको बताया था 1605 में जहांगीर के पास आए थे कैप्टन हॉकिंग्स ब्रिटिशर, फरमान लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि मैं कर लूं ट्रेड। 1615 में आए थॉमस रो, मैं कर लूं ट्रेड। दोनों को बोल दिया कर लो ट्रेड, बनाओ फैक्ट्री, जो करना है करो, अलाउ कर दिया। 1615 में थॉमस रो, बहुत चालू आदमी, ऐसा परमिशन ले गया कि मुगल की जितनी भी टेरिटरी है सब पे करो, अपना पूरा का पूरा जितना काम कर रहा है, जितना बेच रहा है सामान बेचो। पर ब्रिटिशर्स आए क्यों, इंडिया में क्यों आए? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आएगा। 1498 में वास्को ड गामा टहलते टूलते आ गए, टहलते हुए आ गए कैलिकट। वहां पे वो उतरे, वहां पे उनको एक लोकल बंदा मिला ज़ेमोरिन। उसने बोला कि आ जाओ भाई साहब, हमारे पास इंडिया है। वो पोर्टुगीज थे जो आए थे 1498 में। कौन? वास्को ड गामा। वो पहुंचे कैलिकट में। वहां पे मिले वो ज़ेमोरिन से, जो वहां का लोकल राजा था। उस जगह से उन्होंने बहुत सारा सामान उठाया, जो भी था खरीदा, और उसके बाद वो लेके चले गए और अपनी कंट्री में, अपनी जगह जाके पोर्टुगल में उन्होंने उसको 60 टाइम्स कॉस्ट पे बेच दिया। जो उनका खर्चा था ना आने जाने का, मान लो अगर खर्चा 1 रुपए है तो उन्होंने वहां से वहां वापस जाके 60 रुपए कमा लिए, 1 रुपए का खर्चा करके। बढ़िया। तो पोर्टुगल को लगा यार ये बंदा सही है, ये चीजें सही है, ऐसे करने लगते हैं। जब पोर्टुगल ऐसे पैसा कमाने लग गए तो ब्रिटिशर्स को भी लगा यार, देखा उन्होंने इंडिया से काफी अच्छा पैसा छप रहा है, काफी अच्छा चीज कमाई जा रही है, एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। उसके बाद पोर्टुगल ने अपना खुद का कोचीन पे पोर्ट भी बना लिया था। कैलिकट में आने के बाद कोचीन में पोर्ट भी बना लिया। तो ये सब ब्रिटिशर्स देख रहे थे। 1599 में एलिजाबेथ के पास जाके एक वो रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, जो बिजनेस करेगा ईस्ट पे जाके। ईस्ट कहां से? ब्रिटिश से बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड से बात कर रहे हैं। ईस्ट में जाके हम काम करेंगे, ट्रेड करेंगे। 1600 में एडी की बात हो रही है, बीसी वाला पीरियड जा चुका है, कंटिन्यूस वाला पीरियड चल रहा है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। 1608 में, आप कनेक्टिविटी बना पा रहे होगे, 1599 में प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि यहां 1498 वाला चीज देखी जा सकी थी, यार ये तो पैसा कमा रहा है, हम भी कमाते हैं, तो एक लेके जाते हैं बिजनेस प्रपोजल अपने हेड के पास। हेड ने कहा ठीक है, मेरी भी पार्टनरशिप है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, इतना शेयर मेरा, इतना कमाओगे तो इतनी इक्विटी मेरी, 100 रुपए कमाओगे तो 30 रुपए मेरे, 70 रुपए तुम्हारे। कोई ने भी बोला ठीक है, अच्छी बात है, करो, हमें क्या दिक्कत है, खराब थोड़ी कोई चीज। 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स, थोड़ी सी परमिशन जगह पे काम करने के लिए। 1615 में सर थॉमस रो, पूरी मुगल टेरिटरी में काम करने की परमिशन। वो परमिशन धीरे 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 रूल में बदलने लग गई, लालच में बदलने लग गई, पैसे में बदलने लग गई कि अब तो हम यहां पे राज। ब्रिटिशर्स ने, मैं आपको बताऊं, जब उनके दिमाग में चीजें बदली तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन क्वीन तक जाने ही नहीं दी। इसलिए बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको सजा और पनिशमेंट मिला था बाद में। मैं आपको समझाऊंगा वो चीज भी। आज के पॉइंट को यही रोक के कि ब्रिटिशर्स अब एंट्री कर गए हैं और उन्होंने 1608 और 1615 में किस बंदे से, जहांगीर से ट्रेड करने की, बिजनेस करने की परमिशन ले ली है मुगल टेरिटरीज के अंदर। और उस समय मुगल एक काफी बड़ा टेरिटरी हुआ करता था इंडिया के अंदर, काफी कुछ उसने कंट्रोल कर रखा था। मुस्लिम रूल पूरी कंट्री के ऊपर उस समय चल रहा था। अकबर का कंट्रीब्यूशन और उसके बाद औरंगजेब का कंट्रीब्यूशन भी है उस चीज में अंदर, मुगल को लेके। अगर मुगल की टेरिटरी में काम हो रहा है तो पूरे इंडिया में काम हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। वो परमिशन मिल गई है थॉमस रो को जहांगीर से। उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ और लेके जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बीच वाले पार्ट तक। आने वाली 2 क्लासेस के अंदर मैं पूरा हिस्ट्री का ओवरव्यू खत्म कर दूंगा। इन टोटल कितनी क्लासेस हो जाएंगी अपनी? 6 क्लासेस हो जाएंगी। इन 6 क्लासेस को आप डेटम रखोगे। ये 6 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप इनको एक बार पूरा रिवाइज करोगे और फिर मुझे बताओगे, मैं कंटिन्यू इन डेप्थ लेक्चर शुरू कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है कहानी की तरह सुनते चले जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, कोई किताब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मेंस तक का यही करा दूंगा मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको रेगुलर रूटीन में
इस क्लास को पकड़ के चलना है। वीकेंड मैंने आपको बताया जिसको मैं रेगुलर कर दूंगा। बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वर्क करने के लिए। मैं पॉलिटी का लेक्चर लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, कल ही आ जाएगा। पॉलिटी भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा मजे लेके पढ़ने वालों में से हूं, तो मैं मजे करा के ही पढ़ाना जानता हूं। तो मैं वही पॉलिटी भी लेके आऊंगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते रहना, क्रोनोलॉजी मेंटेन रखना, शुरुआत से अब तक की रिवीजन, रेगुलर रूटीन में हर हफ्ते वीडियो रिकॉल करने हैं। इस चीज को ध्यान रखना, स्पीड बढ़ा के फटाफट रिकॉल करना हर हफ्ते। टारगेट बना लो 1 महीने 1.5 महीने का हिस्ट्री का और साथ में पॉलिटी का। मतलब हम 2 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट, जिससे ज्योग्राफी फिर पकड़ सके। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ, सारा कुछ होगा प्रॉपर तरीके से होगा। नोट करते जाओ, शॉर्ट फॉर्म में माइंड मैप बनाते चले जाओ। आपको माइंड मैप का वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर आप डेमो माइंड मैप चाहते हो तो मैं आपको एक डेमो माइंड मैप बना के भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में नीचे बताना इफ यू वांट दैट। इसके अलावा इफ यू वांट एनीथिंग एल्स तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यूपीपीएससी की क्लासेस ये जो चल रही है, यूपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के साथ साथ एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितनी भी क्लासेस देखोगे सारी क्लासेस ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चीज सिर्फ यूपीएससी या सिर्फ एसएससी के लिए स्पेसिफिक होगी मैं बताऊंगा आपको क्लास के अंदर। बाकी सारी चीजें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्लासेस भी हम लेके आने वाले हैं, कुछ टेक्निकल की, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी आएंगी। साथ में एफटी मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम के अंदर। जितना हम लोग कर सकते हैं आपको सपोर्ट, उतना हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों को कुछ चेंज लाना है जिसके लिए पूरी टीम वर्क कर रही है। आप लोग बस उस चीज पर सपोर्ट करते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारा मोटिवेशन हो। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे एसएससी के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.